भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब एक साम्राज्य को चुनौती दी गई थी, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि एक विचार से। एक ऐसा दौर जिसने विरोध करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज बात करते हैं गांधी युग की। जरा कल्पना कीजिए, साल 1930 है। गुजरात के समुद्र तट पर एक शख्स खड़ा है। हाथ खाली हैं, न कोई सेना न कोई हथियार। फिर भी उनका उठाया हुआ हर एक कदम दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव को हिला रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुट्ठी भर नमक जैसी मामूली सी चीज एक इतने बड़े साम्राज्य के लिए खतरा कैसे बन गई? और वो अकेले इंसान कौन थे? वो थे महात्मा गांधी, और ये कहानी है उनके सबसे शक्तिशाली हथियार की, सत्य की। देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए तो आज़ादी की लड़ाई तो चल रही थी, पर यह ज्यादातर पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सीमित थी। गांधी जी ने आते ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली कि इसमें आम जनता, मतलब कि देश की असली ताकत शामिल ही नहीं थी। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए गांधी जी ने कोई पारंपरिक हथियार नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने एक जबरदस्त विचारधारा को जन्म दिया। एक ऐसा हथियार जो तोपों से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के इरादों से चलता था। तो उन्होंने ये किया कैसे? आखिर उनकी रणनीति क्या थी कि गांव में बैठा एक किसान और शहर में पढ़ता हुआ छात्र सबके सब इस आंदोलन से जुड़ जाएं? इसका जवाब हमें उनके 3 सिद्धांतों में मिलता है। पहला और सबसे अहम सिद्धांत था सत्य। गांधी जी का ये अटूट विश्वास था कि सच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के फैलाए झूठ के खिलाफ सच्चाई की जंग थी। दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब डरपोक होना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो सबसे बड़ी बहादुरी थी। ये बिना हाथ उठाए अनुशासन और हिम्मत के साथ जुल्म का सामना करने की एक कला थी। उनका मानना था कि हिंसा से सिर्फ नफरत पैदा होती है और उससे मिली जीत कभी टिकती नहीं। और जब इन दोनों सिद्धांतों को मिला दिया गया तो बना उनका वो अचूक हथियार, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये अन्याय के सामने चुपचाप बैठना नहीं, बल्कि पूरी सक्रियता से उसका विरोध करना था। इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उसके अंदर की इंसानियत को जगाकर उसे सच को देखने पर मजबूर करना था। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह था कि क्या ये जमीन पर काम कर सकते थे? अपनी इस नई रणनीति का पहला बड़ा टेस्ट गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जहां के किसानों पर भयानक जुल्म हो रहा था। हुआ ये कि चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे बेचारे किसान कर्ज में डूबे जा रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे, किसानों के साथ रहे, उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने अहिंसक सविनय अवज्ञा शुरू की। नतीजा चौंकाने वाला था। अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। चंपारण ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक कामयाब रणनीति है। चंपारण तो बस एक चिंगारी थी, अब वक्त था इस चिंगारी को पूरे देश में आग बनाने का। गांधी जी की रणनीति अब एक छोटे से प्रयोग से निकलकर एक राष्ट्रव्यापी क्रांति बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और यहां से आंदोलन की रफ्तार बढ़ती ही चली गई। देखिए, 1917 में चंपारण का सफल प्रयोग हुआ। उसके बाद 1920 में पहला देशव्यापी असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में दांडी मार्च, जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग लगा दी, और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो आजादी के लिए आखिरी पुकार थी। जो 1920 का देशव्यापी आंदोलन था, उसकी आग भड़की थी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। उस क्रूरता ने अंग्रेजी हुकूमत के न्याय के सारे दावों की पोल खोल दी थी। पूरे देश में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, और गांधी जी ने इसी राष्ट्रीय भावना को एक संगठित आंदोलन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन का एक बहुत ही मजबूत आर्थिक हथियार था स्वदेशी। गांधी जी ने लोगों से कहा कि अंग्रेजी संस्थानों और सामानों का बहिष्कार करो। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, और लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। सोचिए कितनी जबरदस्त रणनीति थी। इसने हर घर को लड़ाई का मैदान बना दिया था। अब हाथ से बना हुआ खादी का कपड़ा पहनना सिर्फ कपड़ा पहनना नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका था। और फिर आया 1930 का नमक सत्याग्रह। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, अमीर हो या गरीब, और उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने अपना दमन हर घर की रसोई तक पहुंचा दिया था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की,
ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ एक सीधा और बेहद ताकतवर संदेश था। दशकों के इस प्रशिक्षण और संगठन के बाद आखिरकार 1942 में वो पल आया जब गांधी जी ने आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी पुकार लगाई, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। नहीं, ये हिंसा का बुलावा नहीं था, ये दशकों के अहिंसक संघर्ष के बाद आखिरी संकल्प था। इसका मतलब था, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब गुलामी में जीना मंजूर नहीं। अंग्रेजों ने सोचा कि आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इस बार आंदोलन बिना किसी नेता के खुद ब खुद चलता रहा। हर गांव, हर शहर में आम लोग खुद ही विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। ये इस बात का पक्का सबूत था कि गांधी जी की रणनीति कामयाब हो चुकी थी। ये लड़ाई अब कुछ नेताओं की नहीं बल्कि पूरे भारत की बन चुकी थी। तो आखिर में इस गांधीवादी रणनीति का पूरा खाका क्या था, इसकी विरासत क्या है और इसने दुनिया भर में विरोध के तरीकों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इस पूरे युग की जो सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो थी जन भागीदारी। समाज का हर तबका इस आंदोलन का सिपाही बन गया था। खेतों में काम करने वाले किसान, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, अदालतों में वकील और यहाँ तक कि घरों में रहने वाली महिलाएं, सब पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। आज़ादी की लड़ाई अब बंद कमरों से निकलकर पूरे भारत की आत्मा का आंदोलन बन चुकी थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि गांधी जी ने सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं जीती, उन्होंने विचारों की लड़ाई जीती थी। लगातार शांतिपूर्ण सामूहिक अवज्ञा करके उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नैतिक नींव को ही गिरा दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी सरकार, चाहे उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बिना जनता की सहमति के राज नहीं कर सकती। और ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गांधी युग हमें ये सिखाता है कि एक विचार अगर उसे सच्चाई और हिम्मत के साथ बहुत से लोग अपना लें तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकता है। सवाल ये है, क्या ये सबक आज भी उतना ही सच है?